हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी की क्लास में एक नया चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग पोषण न्यूट्रिएशन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पोषण न्यूट्रिएशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर है किसी भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से अक्सर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही चीज़ों को बताने की कोशिश की है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो, तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कि भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़ के उन्हें छोटे छोटे कणों में बांट देना और उसे रक्त में मिला देना, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई भोजन करते हैं तो उसके बहुत से छोटे छोटे कणों में क्या करते हैं, उसको पहले तोड़ते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, रक्त खून में उसको मिला देते हैं। तो वही को क्या कहलाता है? वही कहलाता है पोषण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद पोषण जो है, भोजन का 3 उद्देश्य होता है। जो हम लोग भोजन पोषण के तौर पर जो कुछ हम लोग लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, तो उसका 3 उद्देश्य होता है। भोजन लेने का मुख्य 3 उद्देश्य क्या होता है? पहला होता है कि ऊर्जा प्राप्ति। क्या होता है? ऊर्जा प्राप्ति करना, एनर्जी गेन करना भोजन लेने के बाद। उसके बाद दूसरा होता है शरीर निर्माण करना, और तीसरा होता है रोग से रक्षा करना। यही तीनों के मुख्य उद्देश्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोषण के तौर पर भोजन लेते हैं। ठीक। जिसमें से ऊर्जा प्राप्ति में हम लोग से क्या लेते हैं? तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। ये सबसे क्या होता है? ऊर्जा मिलता है शरीर को। ठीक है। और शरीर का निर्माण करना, शरीर को वृद्धि करना, शरीर को मोटाना, ये सब में क्या जरूरी है? शरीर के निर्माण में से प्रोटीन, जल, खनिज, लवण, ये सब जो है शरीर के निर्माण में आवश्यक है। ठीक है। और रोगों से रक्षा करने के लिए जैसे विटामिन हुआ, रुक्षांश, जिसको मोटा चारा भी बोलते हैं, तो ये सब जो क्या करता है, शरीर को रोगों से बचाता है। ठीक। चलिए अब जानते हैं कि भोजन में 7 मुख्य अवयव होते हैं। जो भोजन हम लोग लेते हैं उसमें जो है मुख्य रूप से 7 अवयव होते हैं। वो कौन कौन सा? पहला जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, जल होता है, मोटा चारा या रुक्षांश होता है। तो ये 7 मुख्य अवयव है जो हम लोग भोजन के तौर पर लेते हैं। ठीक। तो चलिए एक एक करके हम लोग बहुत डिटेल से जानते हैं सब कुछ। देखिए, सबसे पहला है कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी बोलते हैं, शर्करा। तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शर्करा है, यह क्या है? यह एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक मतलब क्या? जिसमें कार्बन उपस्थित हो। ठीक है। तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है। शरीर के निर्माण में यह 1% भाग लेता है। जो शरीर का निर्माण करने में कार्बोहाइड्रेट का मात्र 1% इसका योगदान होता है। ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12 और O6 होता है, जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है। उसके बाद है कि इसमें C1H और O के बीच जो है, इसमें जो है कार्बन 1 और H हाइड्रोजन के बीच जो है, इसका अनुपात कितना होता है? कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो ये इसका रेशियो होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 1, 2 और 1 होता है। ठीक। फिर है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है? जो हम लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका मुख्य काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार का होता है। कैसे कैसे? तो एक होता है मोनोसेकेराइड। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो 3 प्रकार का होता है, पहला होता है मोनोसेकेराइड। यह सबसे सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट होता है। मोनोसेकेराइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल भाग होता है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट का 3 भाग है उसमें मोनोसेकेराइड सबसे सरल भाग है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के मात्र 1 अणु होता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें मात्र 1 अणु होता है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, राइबोज, ये सब क्या है? ये सब मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और राइबोज। इसमें क्या है? इसमें मात्र 1 अणु जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है। फिर है कि तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी तुरंत अगर एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो उसको क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, जो मोनोसेकेराइड का एक भाग है। फिर सबसे मीठा शर्करा जो है फ्रक्टोज होता है। जो सबसे मीठा शर्करा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे फ्रक्टोज कहते हैं। जो कहाँ पाया जाता है? जो फलों में पाया जाता है। ठीक। फिर है कि राइबोज। राइबोज जो है, राइबोज नामक शर्करा, जिसको डीएनए मतलब क्या, डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो राइबोज नामक शर्करा जो है डीएनए तथा आरएनए, जिसका मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज नामक शर्करा कहाँ पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। ठीक। चलिए उसके बाद है कि डाइसेकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप है वो है डाइसेकेराइड। ठीक है। पहला था मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड। यह क्या होता है? तो यह शर्करा को 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बनता है।
जो डाइसैकेराइड है, देखिए नाम से ही पता चल जाता है कि डाइसैकेराइड, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, यह दो शर्करा कार्बोहाइड्रेट के अणु से मिलकर बनता है, ठीक है। यह मोनोसैकेराइड की तुलना में जटिल होता है। यह डाइसैकेराइड जो होता है वो मोनोसैकेराइड के कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा सा जटिल होता है। जैसे सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज पर फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। उसी प्रकार लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज, उसी प्रकार जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। फिर माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो ये सब दो कार्बोहाइड्रेट के अणु से मिलकर बनता है डाइसैकेराइड, ठीक। चलिए उसके बाद है कि छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है, और लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, तथा माल्टेज माल्टोज को तोड़ देता है। जो छोटी आंत होता है वहां से जो एंजाइम निकलता है वो सुक्रेज होता है, और सुक्रेज जो है सुक्रोज को बदलता है, और लैक्टेज जो है लैक्टोज को तोड़ देता है, और माल्टेज जो है वो माल्टोज को तोड़ देता है, ठीक है। फिर कि सामान्य प्रयोग आने वाला टेबल चीनी सुक्रोज का बना होता है। जो सामान्य प्रयोग जो आने वाला जो टेबल चीनी होता है वो एक्चुअली क्या होता है, सुक्रोज का बना होता है, ठीक है। सुक्रोज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सुक्रोज गन्ना और चुकंदर, ठीक है, शुगर केन और बीटरूट में पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा, जबकि केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, ठीक है, और केसिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि दूध में लैक्टोज शर्करा और केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि तीसरा इसका कार्बोहाइड्रेट का तीसरा जो रूप है वो है पॉलीसैकेराइड। क्या है, पॉलीसैकेराइड। यह सबसे जटिल शर्करा है। जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ये दोनों से भी सबसे जटिल सैकेराइड है आपका पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इसके निर्माण में दो से अधिक मोनोसैकेराइड भाग लेते हैं। इसमें क्या था, दो से ज्यादा सैकेराइड भाग लेते हैं, ठीक। जैसे काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च जिसको मंड भी बोलते हैं, तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तो ये सब होता है पॉलीसैकेराइड का रूप, ठीक। जैसे कि पौधे में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो पौधे होता है, जो प्लांट्स होता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, किंतु वे इसे स्टार्च मंड के रूप में संचित रखता है। ग्लूकोज तो बनता है लेकिन पौधे में क्या होता है, वो ग्लूकोज के रूप में नहीं रहता, वहां पे वो स्टार्च या मंड के रूप में रहता है, ठीक। अतः स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। अतः स्टार्च जो है वो क्या है, ग्लूकोज का ही एक बहुलक है, ठीक। जैसे स्टार्च अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं, इसलिए स्टार्च को हम लोग अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। स्टार्च आयोडीन घोल को काला या नीला कर दे सकता है, इसलिए जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, वो आयोडीन का जो घोल होता है, जो नमक का घोल होता है, उसको काला और नीला भी कर सकता है, ठीक है। फिर है कि अतः आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का ही प्रयोग करता था। किसी आयोडीन का घोल को अगर जांच करना हो तो वहां पे स्टार्च का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या बोलता है कि अतः आयोडीन की जांच करना हो तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर कि स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होता है। जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, वो जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक। उसके बाद है कि कैप्सूल स्टार्च या मंड का बना होता है। जो कैप्सूल होता है, जो दवाई के रूप में हम लोग जो कैप्सूल खाते हैं, वो स्टार्च या मंड का बना होता है। कीटों की जो त्वचा होता है या बाह्य कंकाल होता है, जो इंसेक्ट्स जो कीट होता है उसका जो त्वचा होता है या बाह्य कंकाल होता है, वो किसका बना होता है, वो काइटिन का बना होता है, ठीक। और यह पेड़ पौधों की छाल सेलुलोज की बनी होती है, और जो पेड़ पौधे का जो छाल होता है, जो बार्क होता है, वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक। फिर कि कागज, कपास, नोट, ये सब सेलुलोज का बना होता है। जो कागज होता है, कपास होता है, नोट होता है, ये सब किसका बना होता है, तो ये सब सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। फिर कि सेलुलोज एक तंतु आहार या रेशेदार है जिसे जानवर पचा लेता है। क्या है कि सेलुलोज जो है एक तंतु आहार या रेशेदार है जिसे क्या करता है, जानवर पचा लेता है, किंतु मानव तथा सुअर इसे नहीं पचा पाता है, ठीक है। सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। जो सेलुलोज होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। अनाज के बाहरी परत में स्टार्च रहता है। जो अनाज होता है, जो कल्स होता है, जैसे कि मक्का हो गया, गेहूं हो गया, या फिर और भी कोई अनाज हो गया, तो इसका जो बाहरी परत होता है वो स्टार्च होता है, जबकि अनाज का जो आंतरिक भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अतः चोकर में स्टार्च, जबकि आटा में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए देखिएगा कि जो चोकर बनता है, चोकर क्या होगा, चोकर स्टार्च के रूप में होगा, और आटा जो बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट का रूप हो जाएगा, ठीक। देखिए उसके बाद है कि वसा या फैट, वसा या फैट है जिसको चर्बी भी बोलते हैं, तो यह कार्बनिक होता है। यह भी जो क्या है, यह भी कार्बनिक है, और शरीर के निर्माण में 15% इसका भी योगदान है, ठीक है। शरीर को बनाने में वसा या योगदान कितना है, 15% है, ठीक। यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर वह वसा में बदल जाता है। वसा में कब बदलता है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भोजन के रूप में और उस कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं कर पाता है शरीर, तो वही कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लास्ट में वसा में चेंज हो जाता है,
ठीक, हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो किससे मिलता है, तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से ही मिलता है, फैट से ही मिलता है। 1 ग्राम के वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण या टूटने से हमें 9.3 कैलोरीज ऊर्जा मिलता है। ठीक, फिर है कि वसा, ग्लिसरॉल तथा वस्य अम्ल एक एस्टर होता है, जो वसा, ग्लिसरॉल तथा वस्य अम्ल एक एस्टर होता है। पायोटिक अम्ल एक अनिवार्य वस्य अम्ल है, जो एक पायोटिक अम्ल होता है ये भी क्या है, एक अनिवार्य वस्य अम्ल है। ठीक, देखिएगा कि ऊंट का जो कुबल होता है, जो ऊंट होता है, ऊंट का ऊपर वाला जो कुबल होता है देखिएगा उसमें वसा पाया जाता है। ठीक है, वसा शरीर का तापमान को बनाए रखता है। वसा जो होता है क्या करता है, शरीर को तापमान को बनाए रखता है। इसीलिए जिसके शरीर में वसा ज्यादा होगा, फैट ज्यादा होगा, उसको क्या होगा, ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा, अक्सर गर्मी लगेगा। तो वसा क्या करता है, तापमान को बनाए रखता है तथा शरीर को चोट लगने से भी बचाता है। फिर देखिएगा कि जो मोटा थुलथुल आदमी होगा, इसमें चर्बी ज्यादा होगा, उसको चोट भी ज्यादा नहीं लगेगा, तो ये सबसे बचाता है। दूसरी बात, सुंदरता भी बढ़ाता है। बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बहुत से कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा, फैट में घुल सकता है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया। तो ये और बी, ये दोनों क्या है, वसा में घुल सकता है। ठीक, फिर देखिए प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है, तो यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन भी क्या है, एक बहुत ही ज्यादा जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन जो है वो C1H1O और नाइट्रोजन N से मिलकर बनता है। किससे, CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। अतः यह नाइट्रोजनी पोषक है। प्रोटीन जो है कैसा है, तो एक नाइट्रोजनी पोषक है। ठीक, फिर है कि प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। जो प्रोटीन होता है इसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का निर्माण कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिसमें 10 प्रकार का अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से रहता है और बाकी शेष 10 प्रकार का अमीनो अम्ल हम लोग क्या करते हैं, भोजन से ग्रहण करते हैं। जो भोजन खाते हैं उसमें से 10 प्रकार का अमीनो अम्ल हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, अतः प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अतः प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड का बहुलक होता है। ठीक, फिर है कि शरीर के निर्माण में 15% योगदान रहता है। शरीर के निर्माण में प्रोटीन का 15% योगदान रहता है। ठीक है, जिसमें से प्रोटीन की ऑक्सीकरण से 4.9 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अगर हम 19 ग्राम का अगर हम कोई प्रोटीन लेते हैं तो उसमें से 4.9 कैलोरी ऊर्जा निकल सकता है। ठीक, सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं। जितने प्रकार का एंजाइम हो सकता है वो सभी एंजाइम क्या होगा, वो सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, किंतु सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं हो सकता है। देखिए, सभी एंजाइम प्रोटीन बन सकता है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर है कि प्रोटीन की कमी से मरासमस तथा क्वासीवर्कर्स नामक बीमारी होता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन उठा देता है एग्जामिनर कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अक्सर किसी भी एग्जाम में देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर का बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से मरासमस तथा क्वासीवर्कर्स नामक बीमारी होता है। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कि मांसपेशी में कैसा प्रोटीन पाया जाता है, तो मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जबकि दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है और लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में ग्लूटामीन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गेहूं में ग्लूटामीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम था ग्लोबुलिन। क्या था, ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन रक्त, खून में, ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, कीटों के बाह्य कंकाल में केरोटीन प्रोटीन होता है। जो कीट होता है, कीटों के जो बाह्य कंकाल होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फिर है कि प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन का मुख्य काम होता है शरीर का विकास करना, शरीर को वृद्धि करना, शरीर को प्रगति करना। तो ये सब मुख्य काम होता है किसका, प्रोटीन का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में, फिर उसके बाद होता है मशरूम में और फिर उसके बाद होता है दाल में। ठीक है, तो ये 3 भोजन जो है मुख्य प्रोटीन का स्रोत है। किसमें, तो सोयाबीन, मशरूम और दाल, ये तीनों जो है प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध कराता है। चलिए, उसके बाद है विटामिन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह भी एक क्या है, यह भी एक कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन बी क्या है, तो विटामिन बी एक कार्बनिक पदार्थ है। इसकी खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज किया था ल्यूमेन ने किया था। किसने किया था विटामिन की खोज, ल्यूमेन ने किया था। लेकिन इसका जो नामकरण किया था वो किया था फंक ने। फंक नाम का वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था। लेकिन विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज किया था ल्यूमेन ने। ठीक है,
उसके बाद है कि यह रोगों से रक्षा करता है। विटामिन का मुख्य काम क्या है शरीर में? तो शरीर में विटामिन का मुख्य काम है रोगों से रक्षा करना। अतः शरीर के लिए प्रतिरक्षक का काम करता है विटामिन। ठीक, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी, विटामिन सी है। जो जल है, जल में कौन सा विटामिन घुलता है? तो बी एंड सी घुलता है। और वसा में कौन सा घुलता है? तो वसा में ए और बी घुलता है। ठीक है, फिर है कि वसा में घुलनशील विटामिन जस्ट बताए कि ए और बी, फिर ये है, डी है, ई है, के है। तो ये सब जो है वसा में घुलनशील है। कौन कौन? ये, डी, ई और के। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? ये, डी, ई और के है। ठीक, फिर देखिए कि जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो यकृत में जाकर संचित रहता है। क्या है कि जो विटामिन वसा में घुलनशील होता है वो यकृत, जो यकृत होता है वो वहां जाके वो क्या करता है? संचित रहता है। ठीक है, अब विटामिन ये यकृत में संचित रहेगा। अतः विटामिन क्या है? ये कहाँ रहेगा? तो यकृत में संचित रहेगा। अतः वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करेगा। अगर क्या हुआ कि वसा का कमी हो जाएगा तो बहुत से विटामिन जो है उस शरीर में काम नहीं करने लगेगा। ठीक है, फिर है कि विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन क्या करता है? तो विटामिन हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। यह शरीर के रोगों से भी रक्षा करता है, ना कि शरीर का निर्माण करता है। विटामिन का मुख्य काम है शरीर के रोगों से रक्षा करना, ना कि शरीर का निर्माण करना। शरीर का निर्माण करने का मुख्य काम है प्रोटीन का। ठीक है, उस शरीर में रोगों से रक्षा करने का मुख्य काम है विटामिन का। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, एक एक करके हम लोग सब विटामिन के बारे में जानते हैं। जैसे पहला विटामिन आपका विटामिन ये है। क्या है पहला विटामिन? विटामिन ये है, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं। तो रेटिनॉल भी बोलते हैं विटामिन ए को। ठीक है, इसे प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। विटामिन ए का क्या नाम और है? तो विटामिन का एक और नाम है प्रतिरक्षी विटामिन। क्यों? क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। जो संक्रमण होता है तो संक्रमण से बचाने का काम करता है विटामिन ए, रेटिनॉल। यह पीले फलों में पाया जाता है। जो पीला फल होता है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसका सबसे उत्तम स्रोत जैसे गाजर हो गया, ये है सबसे उत्तम स्रोत। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ये पाया जाता है। ठीक है, फिर इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो सकता है। ठीक है, मछली के यकृत, अंडा, पनीर, विटामिन ये अच्छा स्रोत है। मछली का यकृत हो गया, अंडा, पनीर, विटामिन ये का अच्छा स्रोत है। उसके बाद देखिए विटामिन बी। विटामिन बी या इसको थायमिन भी बोलते हैं। विटामिन बी या थायमिन भी बोलते हैं। तो यह विटामिन कई विटामिनों का समूह होता है। विटामिन जो है, विटामिन बी जो है क्या है? वो बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स है, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। जो किसी इंसान में अगर बेरी नामक रोग हो गया हो तो इसका मतलब है कि उसमें विटामिन बी का कमी है। ठीक है, मक्का के अत्यधिक सेवन या पॉलिश किए हुए चावल के सेवन करने से बेरी का खतरा हो सकता है। अगर कोई मक्का ज्यादा खा लेता हो या फिर पॉलिश किया हुआ चावल खाएगा तो उसको बेरी का खतरा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला था विटामिन B1। क्या था? B1, इसे थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B1 का अन्य नाम है थायमिन। क्या है? थायमिन। उसके बाद है विटामिन B2। क्या है? विटामिन B2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। यहाँ पे विटामिन होगा तो विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन भी नाम है। क्या है? राइबोफ्लोविन। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। विटामिन B2 जो है कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन B2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विटामिन B3। क्या है? विटामिन B3, इसे निकोटीमाइन या नियासिन भी कहते हैं। विटामिन B3 को निकोटीमाइन या नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बाल पकने लगता है। ठीक है, तो विटामिन B3 की कमी हो जाने से क्या होता है? किसी के इंसान में बाल पक सकता है। उसके बाद है विटामिन B5। विटामिन B5 को हम लोग पेंटाथाइमिन भी कहते हैं। विटामिन B5 को पेंटोथाइमिन भी कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा या त्वचा रोग हो सकता है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो पेलाग्रा या त्वचा रोग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विटामिन B6 है। क्या है? विटामिन B6, तो इसका रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया रोग माने कैसा होता है? तो एनीमिया रोग होता है कि जिसमें खून का कमी हो जाता हो। तो जिस इंसान में खून की कमी हो जाता है तो वैसे रोग को हम लोग एनीमिया रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से? तो विटामिन B6 की कमी से। ठीक, उसके बाद देखिए विटामिन B7। क्या है? विटामिन B7, तो इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन है। देखिए हर विटामिन B कॉम्प्लेक्स का आपको रासायनिक नाम याद रखना ही होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्या करता है? क्वेश्चन अक्सर क्रिएट कर सकता है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसीलिए सबका रासायनिक नाम जरूर याद रखें। तो देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन।
ठीक है। इसकी कमी के कारण लकवा मार सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लकवा मार सकता है तो क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन B7 की कमी हो सकता है, इसीलिए। यह सल्फर में पाया जाता है। जो सल्फर होता है, जो गंधक होता है, उसमें विटामिन B7 पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B7 को ही विटामिन H कहा जाता है। विटामिन B7 को ही क्या कहा जाता है? विटामिन H कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन B11 है। क्या है? विटामिन B11 या B11 भी बोल सकते हैं। तो क्या है? उसके बाद विटामिन B11 या B11 भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। तो फॉलिक अम्ल जो है विटामिन B11 का नाम है, ठीक है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल है। इसकी कमी से पेचिश रोग हो सकता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसकी कमी से पेचिश रोग हो सकता है। पेचिश रोग किसकी कमी से? विटामिन B11 की कमी से, ठीक है। देखिए उसके बाद है विटामिन B12। क्या है विटामिन B12? इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन, ठीक है। इसमें कोबाल्ट CO पाया जाता है। CO की उपस्थिति का पता जो है वो एपेक्स्ट्रोस्कोपी के द्वारा होता है। अगर CO की उपस्थिति है साइनोकोबालमीन में तो इसको किससे पता करेंगे? तो इसको एपेक्स्ट्रोस्कोपी से पता करेंगे, ठीक है। इसकी कमी के कारण पर्सिनियस या एनीमिया रोग हो सकता है। अनीमिया, जिसको चमड़ा श्वेत रोग बोलते हैं। सब देखिएगा किसी किसी व्यक्ति का जो स्किन होता है उसमें सफेद सफेद दाग हो जाता है, तो यही रोग हो सकता है विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमीन है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कोबाल्ट CO पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि अंडा, दूध, सब्जी, मछली का तेल, ये सब जो है विटामिन B का अच्छा स्रोत है। अगर अंडा हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गया, मछली का तेल हो गया, ये सब में सबसे ज्यादा क्या रहता है? तो ये सब में सबसे ज्यादा विटामिन B कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। ये सब विटामिन B का अच्छा स्रोत है। देखिए उसके बाद विटामिन D है। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग हो सकता है। यह कहाँ पाया जाता है विटामिन D? तो विटामिन D जो है मछली का जो तेल होता है, मछली का जो यकृत होता है, तो उसमें पाया जाता है विटामिन D, ठीक है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का धूप होता है, तो उसमें भी क्या होता है? सबसे ज्यादा विटामिन D पाया जाता है, ठीक है। D जो है एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सा एकमात्र ऐसा विटामिन है जो जिसमें हार्मोन भी है? तो वह एकमात्र विटामिन क्या है? D है, ठीक है। जो हार्मोन भी उसमें उपस्थित है। यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है और शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन भी विटामिन D ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि विटामिन E। क्या है विटामिन E? विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, ठीक है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित हो सकता है। इसकी कमी से जनन क्षमता जो है वो क्या हो? प्रभावित हो सकता है। यह अंकुरित अनाज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अंकुरित अनाज में जैसे कि चना हो गया, उसके बाद मूंग हो गया, तो ये सब में सबसे ज्यादा विटामिन E पाया जाता है, विटामिन E, ठीक है। यह विटामिन कोशिकाओं के द्वारा स्वतः संश्लेषित या निर्माण कर लिया जाता है। यह जो विटामिन होता है विटामिन E, यह क्या करता है? जो शरीर में सेल होता है, जो कोशिका होता है, वह क्या करता है? पुनः अपने आप उसको निर्माण कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन K। क्या है विटामिन K? तो विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। यह विटामिन खून को थक्का बनाने का काम करता है। जो ब्लड होता है, जैसे देखिएगा किसी शरीर में अगर कहीं को कट जाए कोई, तो वहां पे खून तुरंत निकलने लगता है। तो अगर वो तुरंत जम जाए तो इसका मतलब है कि उसमें विटामिन K की मात्रा ज्यादा है। तो विटामिन K का मुख्य काम ही है खून को थक्का बनाना, खून को जमाना, ठीक है। जैसे हेमरेज का कारण विटामिन K है। अगर किसी को हेमरेज बीमारी हो जाता हो तो वो हेमरेज बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो उसमें विटामिन K की कमी के कारण वो बीमारी हो सकता है। इसकी अधिकता से शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन इसका अधिकता भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। जो टमाटर होता है, जो हरे हरे सब्जी होता है, तो ये सब में सबसे ज्यादा विटामिन K पाया जाता है, ठीक। देखिए उसके बाद है खनिज, जिसको मिनरल्स भी बोलते हैं हम लोग, खनिज या मिनरल्स बोलते हैं। तो शरीर में 29 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। जो बॉडी होता है, जो मानव का शरीर होता है, उसमें 29 प्रकार का खनिज की आवश्यकता होता है, ठीक है। यह कार्बनिक नहीं होता है। जो खनिज होता है वो कार्बनिक नहीं होता है, बल्कि यह कैसा होता है? यह अकार्बनिक होता है। खनिज जो है वो कार्बनिक नहीं होता, वो कैसा होता है? खनिज अकार्बनिक होता है, ठीक है। खनिज को दो श्रेणी में बांटा गया है। जो खनिज होता है, जो मिनरल्स होता है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक बृहद खनिज, दूसरा सूक्ष्म खनिज। कौन कौन? एक बृहद खनिज, दूसरा सूक्ष्म खनिज। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके जानते हैं कि बृहद खनिज। तो बृहद खनिज क्या होता है? तो इस तत्व की आवश्यकता शरीर को ज्यादा होता है। जो बृहद खनिज होता है, इसमें क्या होता है? इसमें तत्वों की आवश्यकता शरीर को ज्यादा होता है। कौन कौन सा तत्वों का? जैसे कैल्शियम C हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सब तत्वों को ज्यादा जरूरत होता है शरीर का,
तो यही सब कहलाता है बृहद खनिज। तो अब चलिए एक एक करके हम लोग सभी तत्वों के बारे में जानते हैं कि इसका क्या उपयोग है शरीर में। देखिए सबसे पहला कि कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, तो कैल्शियम रक्त जो खून होता है उसको थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। तथा अस्थि एवं दांतों का निर्माण में भी सहायक होता है। जो हड्डी होता है इंसान का, जो दांत होता है, वो हड्डी और दांत में सब किसके कारण मजबूत होता है, तो कैल्शियम के कारण मजबूत होता है। वो कैल्शियम के कारण हड्डी और दांत बनता भी है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि यह चावल में नहीं होता है, जो कैल्शियम होता है यह चावल में नहीं होता है, जबकि दूध में ज्यादा होता है। दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग हो सकता है। रिकेटस रोग कैसा होता है, तो रिकेटस रोग होता है कि देखिएगा किसी किसी का जो हड्डी होता है हाथ का पांव का, वो हल्का सा टेढ़ा जैसा दिखेगा, तो वही टेढ़ा हो जाता है हड्डी, तो वही होता है रिकेटस का रोग, ठीक। उसके बाद देखिए फॉस्फोरस, जिसको पी से डिनोट करते हैं, फॉस्फोरस, यह अस्थि और दांतों के निर्माण में भी सहायक है। जो हड्डी होता है, जो दांत होता है, ये सब के निर्माण में फॉस्फोरस को भी क्या होता है, बहुत आवश्यकता होता है। फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये दोनों का काम है हड्डी और दांतों का निर्माण करना, ठीक। उसके बाद देखिए पोटेशियम। पोटेशियम जिसको किसे बोलते हैं, तो पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। जो हृदय की धड़कन होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है कौन, पोटेशियम, ठीक। उसके बाद है सल्फर। सल्फर क्या करता है, तो सल्फर जो एक प्रोटीन है जो क्या करता है, बाल और नाखून का निर्माण करता है। सल्फर का जो मुख्य काम क्या है, तो बाल हो गया, नाखून हो गया, तो ये सब निर्माण करने का काम करता है सल्फर, ठीक। उसके बाद देखिए सोडियम एक और भी काम करता है। जो सोडियम का काम है रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होता है, उसको भी नियंत्रित करता है कौन, तो सोडियम, ठीक है। यह तंत्रिकाओं में आवेग के संचरण के लिए आवश्यक है। सोडियम जो तंत्रिकाओं में जो आवेग होता है, जैसे कि जो नस होता है, नस में जो ब्लड होता है, तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए भी आवश्यक है कौन, सोडियम, ठीक। यह शरीर में जल को रोक कर रखता है। जो शरीर होता है उसमें जो जल होता है उसको रोकने का काम भी करता है कौन, सोडियम करता है। उसके बाद है कि मैग्नीशियम शरीर में बहुत कम आवश्यक है। जो मैग्नीशियम होता है, जो Mg होता है, शरीर में उतना ज्यादा आवश्यक नहीं है शरीर को, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा जो उसका रूप है खनिज का, वह है सूक्ष्म खनिज। सूक्ष्म खनिज ये क्या है, तो इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में होता है। सूक्ष्म खनिज की आवश्यकता उतना शरीर को नहीं है। जैसे इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे इसमें आयोडीन हो गया, फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, फ्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, तो ये सब होता है सूक्ष्म खनिज का पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए जल, जिसको वाटर बोलते हैं, तो जल जो है क्या है, जल एक अकार्बनिक होता है। क्या है, अकार्बनिक होता है। जिसका सूत्र क्या होता है, तो जिसका सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो इसमें हाइड्रोजन का अनुपात 2, इसमें हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है, जिसका दोनों का अनुपात होता है 2 और 1 होता है, ठीक है। शरीर में 65% जल पाया जाता है। अक्सर एवरेज जो होता है किसी भी इंसान में, जो पूरे शरीर में 65% जो भाग होता है वो जल होता है, ठीक है। इसकी कमी से निर्जलीकरण हो सकता है। अगर किसी इंसान में जल की कमी हो जाए तो निर्जलीकरण, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, शरीर में सूखापन आ सकता है और चक्कर भी आ सकता है। अगर चक्कर भी आ सकता है तो किसकी कमी से, तो जल की कमी से भी चक्कर आ सकता है। जल शरीर का तापमान को नियंत्रित रखता है। जल का क्या काम है, जो बॉडी है, जो शरीर है, उसके जो टेम्परेचर, जो तापमान है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है जल, ठीक। तथा उत्सर्जन की क्रिया में भी भाग होता है। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, उत्सर्जन मतलब होता है जो शरीर से गंदगी होता है, उस शरीर से गंदगी निकालने में भी मदद करता है कौन, जल, वाटर, पानी करता है, ठीक। चलिए उसके बाद है मोटा चारा। क्या है, मोटा चारा, जिसको हम लोग रफेज या रुक्षांश भी बोलते हैं। तो यह पचता नहीं है। जो मोटा चारा होता है यह पचता ज्यादा नहीं है। यह कैसा होता है, यह रेशेदार होता है, ठीक है, रेशे जैसा होता है, फाइबर जैसा होता है। यह आहार नाल के दीवारों को साफ करने का भी कार्य करता है। ये मोटा चारा होता है, क्या करता है, ये जो आहार नाल होता है उसके दीवारों को साफ करने का भी कार्य करता है, ठीक है। यह शरीर में जल को रोककर भी रखता है। यह शरीर में जो जल होता है उसको रोकने का भी काम करता है। अब जैसे कहाँ रहता है, साग का डंठल, जो साग होता है देखिएगा, मोटा मोटा जो डंठल होता है, तो उसमें मोटा चारा पाया जा सकता है। उसके बाद देखिए शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, शरीर में कौन कौन सा पोषक पदार्थ होता है वो देख लीजिए। जैसे देखिए जल होता है, जल कितना 65% होता है। वसा जो फैट होता है वो 16% होता है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा होता है, वो 20% हो सकता है। उसके बाद प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितना हो सकता है, तो प्रोटीन 15% हो सकता है। उसके बाद जो खनिज होता है, वो मिनरल्स होता है, वो 4% खनिज हो सकता है शरीर में, बॉडी में। और कार्बोहाइड्रेट मात्र 1% हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट मात्र 1% हो सकता है शरीर में। उसके बाद शरीर में विभिन्न तत्व, शरीर में कौन कौन सा तत्व पाया जा सकता है, तो शरीर में ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, जो 65% होता है। शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, मात्र कितना, 65%। उसके बाद है कार्बन, 18.5% कार्बन पाया जाता है शरीर में तत्व के रूप में। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, तो 9.5% हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है शरीर में,
ठीक। और नाइट्रोजन तत्व कितना पाया जाता है, तो नाइट्रोजन तत्व 3.2% पाया जाता है। कैल्शियम कितना, तो 1.5% कैल्शियम, और फॉस्फोरस 0.4% और मैग्नीशियम 0.1%। सबसे कम मात्रा में मैग्नीशियम ही पाया जाता है शरीर में। उसके बाद देखिए, उसके बाद है एंजाइम। तो एंजाइम क्या है, यह पाचन की क्रिया में सहायक होता है। एंजाइम का मुख्य काम क्या है, तो एंजाइम का मुख्य काम है पाचन कराना। जो भोजन हम लोग खाते हैं तो भोजन को पचाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की जरूरत होता है। ठीक है, यह रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है, लेकिन केमिकली तो यह भी एक प्रकार का क्या है, केमिकली ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। कौन, एंजाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए हार्मोन। हार्मोन हमारे शरीर में उत्तेजना को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर में जो उत्तेजना होता है, जो एक्साइटेड होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, हार्मोन। ठीक है, अतः हार्मोन जैव रासायनिक उत्प्रेरक होता है। हार्मोन कैसा होता है, तो हार्मोन जैव रासायनिक उत्प्रेरक होता है। देखिए एक चीज जान लीजिए कि स्पेशल रिमार्क में, जैसे कि सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है, सफिक्स का मतलब होता है कि जो किसी भी वर्ड के अंत में लग करके उसका नया नाम बदल देता है। जैसे किसी शब्द के अंत में लग के नया नाम बदलता है। जैसे इन में क्या, प्रोटीन, तो प्रोटीन को इसके पेप्सिन बदल देता है। इन में प्रोटीन से पेप्सिन में चेंज होता है। फिर आइन, हार्मोन से क्या, रेनाइन। फिर एज, एंजाइम से क्या, माल्टेज। उसका ओज, कार्बोहाइड्रेट से क्या, माल्टोज। तो ये सब होता है सफिक्स, जो प्रोटीन को पेप्सिन में बदल देता है, हार्मोन को रेनाइन में बदल देता है, एंजाइम को माल्टेज में बदल देता है, और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, देखिए उसके बाद उपापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर की समस्त अभिक्रिया या रिएक्शन, जिसे किसी पदार्थ का संश्लेषण करता हो या किसी पदार्थ को तोड़ना होता हो, उन समस्त क्रियाओं को ही हम लोग उपापचय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को तोड़ने का काम करता है कौन, उपापचय। अगर कुछ हम लोग शरीर में निर्माण कराना हो तो उसका भी निर्माण कौन करता है, उपापचय कराता है। ठीक है, उपापचय, उपापचय मेटाबॉलिज्म जो है दो प्रकार का होता है। कौन, एक होता है उपचय, जिसको एनोबोलिज्म बोलते हैं, एक होता है अपचय, जिसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक एनोबोलिज्म और एक कैटाबोलिज्म। ठीक, तो देखिए उपचय, उपचय माने क्या, एनोबोलिज्म। उपचय का मतलब क्या था, एनोबोलिज्म होता है। इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर लेता है। ठीक है, उपचय। एनोबोलिज्म का मतलब क्या था कि छोटा छोटा पदार्थ मिलता है और एक बहुत बड़े पदार्थ का निर्माण कर लेता है, तो वही कहलाता है एनोबोलिज्म या उपचय कहलाता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए। ठीक है, तो ये होता है उपचय, उपचय होता है, एनोबोलिज्म होता है। जैसे फिर ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए 38 प्रकार के एटीपी का आवश्यकता होता है। जो कोई ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को निर्माण करने के लिए 38 प्रकार का क्या, एटीपी चाहिए। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे कण मिल करके एक बड़े कण का निर्माण करता है, वही कहलाता है उपचय या एनोबोलिज्म कहलाता है। ठीक है, उसका दूसरा देखिए अपचय। क्या है अपचय, इसमें क्या होता है, इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाता है। इसमें क्या होता है, कोई बड़ा पदार्थ होता है और वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया। जैसे हम लोग कोई भोजन करते हैं तो भोजन को पचाता है। पचाता का मतलब क्या होता है, जिसको छोटे छोटे कणों में उसको बांट देता है। तो इसका किसका काम होता है, इसका काम होता है अपचय का, कैटाबोलिज्म का काम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विटामिन। विटामिन क्या है, तो एंजाइम तथा हार्मोन सभी उपापचय को नियंत्रित करता है। विटामिन जो है, एंजाइम तथा हार्मोन, ये सभी उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक, तो बस इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा क्लियर समझ भी गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।